बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी जनाब, क्लास के अंदर जो है तमाम स्टूडेंट को खुशामदीद कहते हैं। और आप तमाम लोग जनाब चेक कर लें कि आपको वाइट बोर्ड क्लियर नज़र आ रहा है, आवाज़ ओके है। अगर किसी किस्म का कोई इशू हो तो अभी आप बता सकते हैं, ठीक है। जी, सबसे पहले हम इंग्लिश वोकैबुलरी लिखेंगे, फिर 3 या 4 सवाल मैथ के करेंगे। और उसके बाद आज जो हमारा सवाल है, वो टॉपिक है, वो हमारा इस्लामिक स्टडी के ऊपर है, ठीक है। तो आप में से तमाम स्टूडेंट ये बता दें कि कल हमने इस्लामिक स्टडी को सॉरी वोकैबुलरी को पढ़ा था, तो वोकैबुलरी में हमारा टॉपिक कौन सा था? लास्ट वर्ड हमने कौन सा पढ़ा था? कंपनसेट को पढ़ा था, कंपनसेट। जी, कंपनसेट को पढ़ा था ना। अन एक मिनट, संपैथी को पढ़ा था, ठीक है। URCHI, URCHI, अच्छा अच्छा जी। FOUNDLI, फाउंडलैंड। ORCHA, ऑप्शन का मतलब होता है लावारिस। लावारिस, फाउंडलैंड। फाउंडलैंड का मतलब होता है, फाउंडलैंड का मतलब यही लावारिस होता है। या फाउंडलैंड का मतलब बेसहारा, अर्थ का मतलब होता है, ठीक है। इसके उलट लिखिए आप, KNAV, नेम और करी, KNAV। नेम का मतलब होता है जनाब बददियानत, 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 बददियानत। CREE, करीब कहते हैं गैर मामूली, गैर मामूली, गैर मामूली शख्स किसको कहते हैं बोला? जो मकार हो या धोखा देने वाला बंदा हो, ठीक है। यानी एक बंदा मामूली होता है, एक बंदा गैर मामूली। गैर मामूली मीन तो वो कोई ना कोई चीज़ है जनाब, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी है। तो बददियानत यानी कि बददियानत या मकार, इस तरह का जो बंदा होता है ना, उसको हम कहते हैं। URG, और INCIT, इनसाइट, IMPLOR, आज का मतलब होता है जनाब जोर देना, या आज का मतलब लगन भी होता है। जिस चीज़ के ऊपर इंसान को शौक होता है ना, उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा जोर लगाता है। इनसाइट का मतलब होता है अमानत, इम्प्लोर, IMPLOR, इम्प्लोर का मतलब होता है मिन्नत, मिन्नत। इसके उलट लिखेंगे एबोरेंस का मतलब होता है नफरत,
VAIN vain, arrogant, ARROGAN, वॉल्यूम। जी शबाना, आप वॉल्यूम म्यूट रखा करें। आपका वॉल्यूम पता नहीं, आप खुद क्लास में बोल लेता है, वॉल्यूम आपका क्यों अनम्यूट होता है। एरोगेंट, एरोगेंट के साथ आप लिखें एगोस्टिक, EGOISTS, एगोस्टिक। वेन का मतलब होता है बेकार या फिर खाली को भी कहते हैं, खाली मतलब एम्पैथी। इसको एरोगेंट का मतलब होता है मगरूर, गरूर करने वाला। एगोस्टिक का मतलब होता है खुददार, खुददार दीनदार। इसके उलट देखें MODEST, मोडेस्ट का मतलब होता है जनाब सीधा 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 साधा भी कह सकते हैं या फिर मामूली भी कह सकते हैं, आम। VAGRAN, बैकग्राउंड। WANDER, वेंडर, वेंडर, WANDER, वेंडर। ROAMIN, वैग्रेंट का मतलब होता है जनाब आवारा। वेंडर का मतलब होता है आवारा गर्दी। रोमिंग का मतलब होता है आवारगी। बात तो सबकी सेम ही होगी। उलट STEADY, स्टीडी, और स्टीडी के साथ STEDDN, स्टीडी का मतलब होता है मुस्तैद, और सेटल का मतलब होता है जनाब आबाद। ठीक है। एक बंदा जनाब पीपीएससी की तैयारी कर रहा है, किस तरह करता है कि जनाब 2 सफ़े पढ़े, उसके बाद जनाब बाहर निकल गया होटल पे, पार्क में, कहीं चौक पे दोस्तों के साथ। फिर शाम को आया, एक सफ़ा पढ़ा और फिर लेट गया, फिर दोस्तों का फ़ोन आ गया, वहाँ चला गया। तो वो फिर पेपर में जब जाता है तो उसको कुछ भी नहीं आता होता, क्योंकि उसने आवारागर्दी की हुई है। और एक बंदा जनाब एक जगह पे बैठ गया है, मुस्तहकम होके, एक बंदा आबाद होके एक जगह पे बैठ गया है, और उसने तब तक अपना सार नहीं हिलाया जब तक वो कामयाब नहीं। नेक्स्ट देखें, VALOR, वेलोर, BRAVERY, ब्रेवरी, PROWES, प्रोवेस। वैल्योर का मतलब होता है बहादुर या शुजात को भी कहते हैं। ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी। प्रोवेस का मतलब होता है सलाहियत। प्रोवेस का मतलब क्या होता है? सलाहियत। अच्छा जी, उलट देखें आप, FEAR, फेयर, और फेयर के साथ में क्वालिटी, COWERDICE, फेयर का मतलब होता है खौफ। फेयर का मतलब क्या होता है? खौफ। क्वालिटी का मतलब होता है बुज़दिल, बुज़दिल।
आखिरी अक्षर लिखें, VANITY, वैनिटी, कंसीट, और कंसीट के साथ लिखें प्रीटेंशन। जी शबाना है, आपका वॉल्यूम क्यों वाले म्यूट कर दें, कल भी आपको क्लास रिकॉर्ड करना पड़ेगा। पीछे जो बच्चे बोल रहे थे उनकी आवाज़ आ रही है। प्रीटेंशन, अच्छा जी, VANITY, वैनिटी का मतलब होता है बातिल, बातिल कहते हैं झूठ। कंसीट का मतलब होता है तकब्बुर या फिर धोखा। प्रीटेंशन का मतलब होता है दिखावा। ठीक है, वो मिसाल है ना जनाब, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और दिखाने के और। अच्छा, उलट लिखिए इसका जनाब, MODESTY, मोडेस्टी, और हमारी HUMILITY। मोडेस्टी का मतलब होता है जनाब हया और शर्म, या शर्म को भी आप कह सकते हैं, हया शर्म या फिर शर्म। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है आजिज़ी, ठीक है, आजिज़। ठीक है ना, स्क्रीन शॉट लें इसका, स्क्रीन शॉट लेके फौरन मुझे सेंड करें। ले लिया है? हाँ जी। अर्चन का मतलब लावारिस बच्चा, या फिर मतलब है कि जिसका किसी भी मतलब बेसहारा होता है, फॉडलैंड बेसहारा, ऑर्फन यतीम, नेब बादियाना, करीब गैर मुनशक, अर्ज लसन, इनसाइट आमादा करना, इम्फ्लोर मिनत करना, एबहोरेंस नफरत, एबनोमिनेशन काबिल नफरत, बेन बेकार, खाली, एरोगेंट मगरूर, एगस्टिक खुदगर्ज, मोडेस्ट सीधा साधा मामूली, वैग्रेंट आवारा, वेंड्रेंट वेंडर आवारागर्दी, रूमिंग आवारगी, स्टीडी मुस्तकम सेटल आवाज, वैलोर बहादुर, बरेबरी बहादुरी, प्रोवेस वाले। वेनेटी का मतलब होता है बातिल, कंसीट, धोखा, प्रिटेंशन, दिखावा। मोडेस्टी हया शर्म, ह्यूमिलिटी आजिज़ी। जी जनाब, स्क्रीन शॉट लेकर किसी ने भेजा है जी, किसने भेजा है? मोहम्मद, ठीक हो गया, आमिर साहब ने भेजा जी, बहुत शुक्रिया आपका। चलें जी, आज वाले जो मॉडल पेपर हैं उसके अंदर हम आने वाले पहले 3 सवाल या 4 सवाल करने की कोशिश करते हैं। और पहले पहले नंबर पे सवाल मौजूद है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर जनाब हमारे सामने मौजूद है 76। वो कहते हैं इफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3 and 4 and the ratio of B and C is 12 and 13, then A and C will be ratio। ठीक है, वाले नोट करें तमाम लोग, किसी का वॉल्यूम ऑन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसका वॉल्यूम ऑन होता है ना उसकी उसकी स्क्रीन ऑन रहती है, इसलिए प्रॉब्लम है। अच्छा जी, देखिए जी, सवाल आपके पास मौजूद है और आपने खुद भी पढ़ लेना है, और सवाल को पढ़ना जो है ज़रूरी है, सवाल को पढ़ना भी ज़रूरी है, सवाल को समझना भी ज़रूरी है। हमारे पास एक होता है ए रेशो बी रेशो सी, ठीक है। वो कहता है जनाब हमारे सामने जो रेशो ए और बी की है ना वो 3:4, रेशो 3:4, और बी एंड सी की जो है वो 12:13। अच्छा जी, देन वो कहता है कि जनाब ए और सी की रेशो क्या होगी। सबसे पहले हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे सामने जनाब क्या होता है कि जे से मल्टीप्लाई होगा, जे से मल्टीप्लाई होता है ये, ठीक है। तो जनाब 12 को 3 से ज़्यादा देंगे तो 36 आ जाएगा रेशो, 12 चौक 48 आ जाएगा रेशो, 13 चौक 54, ठीक है, यही आ जाएगा ना। अच्छा, अगर हम रेशो ए और सी की देखें, ए और सी, ए और सी, ए और सी को देखें हम, तो उनकी बनती है 36 रेशो 1। अच्छा,
1300 4 और 13। जी जनाब चेक करें जवाब यार है 4 और 13, सॉरी 4 से 3 करना है ना, 4 से 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 और 13। जी सवाल की समझ आ गई एनीवन? बोलें जल्दी जल्दी। आपको ये जो हमारी रेशो आ गई है, हम क्या करते हैं, हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 12 से देंगे 36, 12 को 4 से 48, 4 को 13 से देंगे 52। ये हमारे पास एक्चुअली ये ए की, ये बी की, ये सी की। उसमें क्या है कि ए और सी की बजाय ए की ये है, सी की ये है। ए सी की जगह मैंने 36 बार बहुत फर्क है, 4 और 3 में 9 चौक 4 और 3 में 12, ये 9 और 13 है। हाँ जी समझ आ गई? जी अपना अमरीन आपने ज्वाइन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 77 चेक करें। वो कहते हैं मीन वेट ऑफ 100 स्टूडेंट इन क्लास इज 40 किलोग्राम। देखिए जी हमारे सामने एक सवाल ये है कि एक क्लास है, फातिमा की क्लास है, उसमें 100 स्टूडेंट मौजूद है। इन सब का जो मीन वेट है वो है जनाब कितना, वो 40 किलोग्राम। वो कहते हैं इसमें से द मीन वेट ऑफ द बॉयज 50 एंड द गर्ल्स इज 40 किलोग्राम। अच्छा जी यहाँ पे हम एवरेज लिखेंगे, मीन और वेट, सॉरी मीन, एवरेज, अरिथमेटिक मीन, ये सब एक ही नाम होता है। इनका फार्मूला क्या था, इनका फार्मूला ये था कि जनाब सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल नंबर या ऑल टर्म्स, एक ही बात होती है, डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल। अब देखिए एवरेज उसने बता दी है, एवरेज कितनी बताई, एवरेज वो कहते हैं 36 है, 40 है। सम ऑफ ऑल टर्म कितनी है, सम ऑफ ऑल टर्म जो है वो हमें मतलब है कि देखो सम ऑफ ऑल टर्म को जो है ना हम एक्स से लेते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल टर्म कितनी है 100 है। यहाँ नीचे एक लगा दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमारे पास एक्स के बराबर आ जाएगा, एक्स आ जाएगा 46। यानी जो 100 स्टूडेंट है ना उसकी टोटल जो एजेस का सम है, मतलब उनका सॉरी उनका वेट है, वेट का मतलब होता है उनका वजन, उनका जो टोटल वजन आ रहा है ना 100 बंदे का वजन आ रहा है 46। आगे वो ये कहना चाह रहा है जनाब द मेन वेट ऑफ द बॉयज। ठीक है, एक बात बहुत ही अहम है इसके अंदर कि ये जो बॉयज हैं, ये जो 4600 किलोग्राम वजन है ये किसका है भला? ये जनाब हमारे सामने यानी कि वो क्या कहते हैं जनाब, हमें तो नहीं पता कि जनाब वाला वो जो हमारे सामने टोटल ये आया है 4600 आ गया है, टोटल टर्म डाल दो, ठीक हो गया, टोटल टर्म 100 हो गया और एवरेज ठीक हो गया। अच्छा ये हो गया हमारे पास टोटल स्टूडेंट का, टोटल स्टूडेंट। अब देखिए हमारे पास सवाल एक और है, एक और फार्मूला फिट करते हैं हम यहाँ पे बॉयज लिखते हैं, पहले बॉयज फार्मूला क्या लिखेंगे, मीन इज इक्वल टू, फार्मूला यही होगा टोटल सम ऑफ टोटल ईयर, सम ऑफ टोटल कितने हमें नहीं पता, टोटल बॉयज कितने हैं, टोटल बॉयज कितने आ रहे हैं आप चेक कर लें, उसमें वो कह रहे हैं 50 बॉयज, सॉरी बॉयज का मीन आ जाएगा कितना 50। हाँ ठीक हो गया। मुझे ये बताइएगा यहाँ जो टोटल टर्म है, टोटल टर्म का मतलब है टोटल सम हो गया ना, वो कितना है भला, वो 46। लेकिन माइनस कर देंगे एक्स, एक्स कौन है भाई, एनीवन। एक्स का मतलब है जो 46 वजन है इसमें फीमेल भी शामिल है, और गर्ल्स को माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय टोटल टर्म कितनी है, टोटल टर्म हमारे पास कितनी आ जाएगी, टोटल टर्म एक्स आ जाएगी। नहीं टोटल टर्म को हम 100 करेंगे, 100 क्यों करेंगे, क्योंकि हमने एक्स माइनस कर दिया तो फीमेल को भी ऐड कर लिया, हमारे पास यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 ज़रब 100 इज इक्वल टू 4600 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000 इज इक्वल टू 4600 माइनस एक्स। ये देखिए 5000 है, इधर आके ये
40 से माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। एक्स किसके बराबर आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, एक्स बराबर आ जाएगा 400 के। अच्छा जी, 400 के। ये गलत नहीं हो रहा भला? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ आपको। वायर इतना हो जाएगा 100 में माइनस एक्स कर देंगे, 50 प्लस एक्स माइनस। अच्छा चले, हमारे पास ये तो 46 आ रही है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन एक बात इम्पोर्टेंट है कि अगर हम जो है फॉर एग्जाम्पल बॉयज़ को यहाँ पे नोट करते हैं एक्स, ठीक है, तो हमारे सामने कितने टोटल तादाद स्टूडेंट, स्टूडेंट की तादाद 100, माइनस क्या करेंगे एक्स, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इस एक्स को हमने क्या तैयार किया, बॉयज़। इसका मतलब है जब हम बॉयज़ लेस करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये गर्ल्स के बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे सामने जनाब जो फार्मूले के मुताबिक मौजूद है, हमारे पास स्टूडेंट का जो वेट है वो कितना है भला, यानी कि एवरेज जो है, एवरेज जो बॉयज़ की है जनाब वो है 50, और एवरेज जो गर्ल्स की है वो है जनाब 40, कितने भला, 40 के, 40 के। ठीक हो गया। देखिए जी, हम क्या करेंगे, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, हमारे सामने जो फार्मूला मौजूद है वो है ये वाला 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स। इसके अंदर हमने मल्टीप्लाई करेंगे किसको भला, मल्टीप्लाई करेंगे जनाब इस दोनों को करेंगे, कितना था, हाँ 40, गाल्द के वेट को माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा जी, मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू 46 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, 50x हो जाएगा, अच्छा 50x प्लस कर दें, 50x प्लस कर दें, तो 50x प्लस, इसको 100 के साथ रख देंगे तो ये आ जाएगा 4,000 माइनस 40x इज इक्वल टू 46। अच्छा जी, 50x में से ये चला गया तो हमारे पास आगे बढ़ी, 50x माइनस 40x इज इक्वल टू 4600 माइनस 4000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 600। 10 को दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू 7। अच्छा जी, जनाब आपने फार्मूला जो है ना वो वाला याद रखना है, ये चेक कर लें, ये एवरेज वाला फार्मूला आपने याद रखना है। ये सम ऑफ ऑल टर्म जो है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है जनाब, ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पे निकाल के दी थी ना, ये वाली 40 है, ये वो 40 हो रही है। लेकिन ये जो 40 जो आज टर्म ऐड हो रही है ना, उसके साथ हमारे पास जो मीन आ रहा है, यहाँ पर मीन जो आ रहा है ये वाला, ये मीन किसके बराबर है, मीन किसके बराबर है, हमने फाइंड आउट करना है एक्स को। एक्स का मतलब क्या है, एक्स मीन यहाँ पे हमने डिनोट किया है, गर्ल्स इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स, यानी ये एक्स कौन है भला, एक्स हमारे पास बॉयज है। तो हमने क्या करना है, 100 टोटल स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट में से आप एक्स को लेस कर दें। अगर आप एक्स को लेस कर देते हैं, मल्टीप्लाई 40 से करते हैं, तो लड़कियों की एवरेज आ जाती है। और अगर आप 50, कौन है भला 50 एवरेज है उनकी, अपना क्या कहते हैं बॉयज की, तो 50 एक्स करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4000 प्लस माइनस 40x, और ये 50x देगा, ब्रैकेट खत्म कर दिया। उसके बाद हमारे सामने 40 हो गया, 50 हो गया, 10x बच जाएगा,
तो ये जनाब एक्स इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। इट मीन के अगर बॉयज़ 60 हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, 40 होंगी। तो मैं आपको एक बात बता भी देता हूँ कि लड़कों की जो एवरेज है वो है 50, 50 ज़रब 60। लड़कियों की उम्र एवरेज कितनी है, वो 40। तो अगर वो 40 60 है तो बाकी 40 में बच जाएगी। ये 1600 वेट हो गया और ये 3000 वेट हो गया, दोनों को मिला के कितना बन गया, 40, जो कि इसके बराबर आ गया। जी समझ आ गई बात की। जी आप में से कोई अगर समझ नहीं आए बताएं। स्क्रीन शॉट लें, इसका स्क्रीन शॉट लें। अगर किसी को सवाल की समझ नहीं है तो मैंने 2 बार समझा दिया, अगर किसी समझ नहीं है तो बता दें। वालियम ऐसा स्क्रीन शॉट ले लें यार अपना, नसीम एंड आमिर कोई भी ले ले जल्दी जल्दी। दोबारा आप चेक कर लें इस सवाल के अंदर कि इसके अंदर जनाब उसने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, लेकिन ये एवरेज है ना यहाँ पे दोनों इकट्ठे लिखे, बस इतना फर्क है। ठीक है। If the sum of two number is 37 and their difference is 185, that's the difference of two number। देखिए जी यहाँ पे आपने एक दो नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो नंबर कौन से हैं, आप उनको एक्स वाई भी कह सकते हैं, आप उनको ए बी सी भी कह सकते हैं, कोई भी नाम दे दो, कोई मसला नहीं है। एक नंबर को हम रखते हैं एक्स, दूसरे नंबर को नाम रखते हैं वाई। वो कहते हैं जनाब एक दो नंबर है, अगर आप उनको जमा करें तो जवाब आता है 37। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 37, ठीक। एंड देयर डिफरेंस, डिफरेंस किसको कहते हैं भला, डिफरेंस कहते हैं माइनस को, एक्स माइनस वाई करेंगे जवाब 185। ठीक है। वो कहते हैं जनाब कि वो जो दो नंबर है उनका आपस में डिफरेंस करें तो क्या जवाब आएगा। हमारे पास तो वो दोनों नंबर जनाब एक्स वाई है, तो हम इसको क्या करेंगे, हल। अगर हम यहाँ पर इसको यही जो जमा कर दें, जस्ट जमा कर दें, क्या हो जाएगा, जमा करेंगे तो ये एक एक्स है और ये एक एक्स है, दो एक्स बन जाएगा। ये प्लस का वाई है, माइनस का वाई है, और ये प्लस खत्म हो गया। इसको जमा करेंगे तो हमारे पास जवाब कितना आ जाएगा बड़ा, 222। ठीक। दो दो को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे हम दो के अंदर एक्स इज इक्वल टू एक। अब एक वैल्यू निकल आई है, दूसरी वैल्यू आप इस इक्वेशन नंबर ये 2 है और इक्वेशन नंबर ये 1 है, किसी भी वैल्यू में ये पुट करेंगे जवाब सेम आता है। हम वैल्यू नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू 37। एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, 111 प्लस वाई इज इक्वल टू 37। वाई इज इक्वल टू 37, इधर जाके माइनस हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 37 माइनस 10 करें क्या जवाब आएगा, 74 माइनस करना। अब उसने ये कहा कि आप ये बताएं इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है। अब देखिए हमारे पास 111 माइनस करें तो ये -7, ठीक है। 111 माइनस में क्या होगा, प्लस, जवाब कितना आ जाएगा, बताइए जनाब, जवाब यही आ रहा है, चेक करें। जी यार उसने क्या कहा है भला, if two number are then 37 x minus y, ठीक हो गया, x minus y and their difference। असल में ये सवाल ना गलत लिखा हुआ है, इसका पता है उसने क्या लिखना था, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर 37
एंड द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर इज 185। अच्छा, ठीक है। ये सवाल ना हम मिस्टेक कर गए हैं। उसने सवाल ये कहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 37। देखिए जी हमारे सामने x प्लस वाई इज इक्वल टू 37 एंड देयर डिफरेंस एंड देयर एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर। x का स्क्वायर लें माइनस y का स्क्वायर लें, जवाब आ रहा है 185। अब सवाल में आगे ये इस वर्डिंग में थोड़ी तब्दीली है। अब देखिए हमारे सामने ये जो चीज़ मौजूद है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगा देते हैं फार्मूला। क्या लगा देते हैं? फार्मूला लगा देते हैं। अगर आप x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई करें तो जवाब आ जाता है एक्स की टू माइनस वाई। ठीक है, ये फार्मूला आप याद कर लें कि x प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई करते हैं, जवाब आएगा एक्स की टू माइनस वाई। ठीक है, अब बताएं जनाब x प्लस वाई किसके बराबर है? 37 के बराबर। x माइनस वाई किसके बराबर है? नहीं पता। इज इक्वल टू एक्स की टू माइनस एक्स की बाई टू किसके बराबर है? 185 के बराबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 37 को इधर भी डिवाइड कर दें, 37 को इधर भी डिवाइड कर दें, ये खत्म हो गया। x माइनस वाई इज इक्वल टू, हाँ जी, इसको डिवाइड करें, क्या जवाब आ रहा है? 5 वो कहते हैं जी डिफरेंस क्या होगा, दोनों का डिफरेंस 5। हाँ जी, आप समझ आ गई? जी जनाब, आप में से किसी बंदे को अगर समझ ना आए तो बता सकते हैं? एनीवन? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और आखिरी, वो कहता है कि इफ द एवरेज ऑफ ए बी सी डी ई, तीन पांच बंदे हैं, इज 40 ईयर्स। इस सवाल को जनाब यहाँ पे लाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अब बताएं जनाब बंदे कितने हैं? पांच हैं, ए बी सी डी ई। उनकी एवरेज कितनी है? उनकी एवरेज है जनाब हमारे पास 40। 40 ज़रा 5 करेंगे, जवाब आ जाएगा। ये 200 साल बन गई उनकी उम्र। ठीक है, 200 साल उनकी उम्र बन जाती है। तो हमारे सामने ये उनकी एवरेज है। आगे वो क्या कहता है, द एवरेज ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब है दो बंदे हैं, उनकी उम्र एवरेज कितनी है? यहाँ पे आप 5 बंदे लिख लें, ए बी सी डी। अब ए एंड बी लिखें, ए एंड बी लिखते हैं। ए एंड बी की जनाब है 35, तो दो बंदे हैं, 35 मल्टीप्लाई में 2, जवाब आ जाएगा 70। नेक्स्ट, एंड द एवरेज ऑफ सी एंड डी। सी एंड डी, उनकी उम्र कितनी आ रही है? उनकी आ रही है 42। 42 मल्टीप्लाई में 2, जवाब आ गया। आगे क्या कहते हैं, फाइंड द एज ऑफ ई। ई की एज जनाब हमने जो है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमारे सामने क्या है कि जनाब सी एंड डी हो गया, डी हो गया। अच्छा जी, बताएं जनाब मुझे एक बात का जवाब दें कि अगर हमारे सामने यहाँ पे देखा जाए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इनकी उम्र कितनी बन रही है? 200 साल बन रही है। ठीक, अब बताएं मुझे ए और बी की कितनी बन रही है? 70 साल बन रही है। प्लस सी और डी की कितनी बन रही है? सी और डी की 84 साल बन रही है। प्लस ई इज इक्वल टू 200। ठीक, 70 और 84 कितने होते हैं भला? 70 और 84 होते हैं जनाब 154 प्लस ई इज इक्वल टू 200। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ई इज इक्वल टू 200 माइनस करेंगे 154 को। ई इज इक्वल टू जनाब कितना बचेगा बाकी? 46। देखिए 46 जवाब आ रहा है। जी जनाब, इस सवाल की समझ आ गई? इस सवाल की समझ आ गई? तो स्टेटमेंट देखो ना, जो मैं पेपर मैंने आपको कल सेंड किया था भाई, ये टेस्ट होगा जिसका आज आपने टेस्ट दिया, वही पेपर आपने ओपन करना है। उसी उसी पेपर का ये सवाल नंबर कौन सा है? स्टेटमेंट सामने मैं आपको रोका हुआ है कि आप ना ओपन करो। ये क्वेश्चन नंबर जनाब आपका है 79। ठीक है, उसी पेपर को ओपन करो, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए या दूसरा मोबाइल होना चाहिए, तो आप उसको ओपन करेंगे तो आप समझ आ गए। जी जनाब, आप में से किसी बंदे को समझ आई हो अभी बता सकते हैं। और दूसरा ये है कि आपके क्या कहते हैं, स्क्रीन शॉट भेजें जल्दी।
स्क्रीन शॉट भेजें। ले लिया? चलें जी। अच्छा जी जनाब, आप जानते हैं कि जी हमारा जो सेशन है बड़ा फास्ट ट्रैक सेशन है। इस्लामिक स्टडी का आज हमारा पहला लेक्चर है, तो आई होप कि जनाब आपने इसको जो है, सबसे पहले हम बताएंगे आपको जो हमारे पास फैमिली ट्री ऑफ प्रॉफिट्स। देखिए जी, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि इस दुनिया को अल्लाह ताला ने टोटल जो आसमान बनाए, कितने बनाए? 7 बनाए। 7 आसमान को अल्लाह ताला ने बनाया 6 दिन के अंदर, ठीक है। और ये बताएं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किस चीज़ से पैदा किया? एनीवन, मट्टी से पैदा किया। हजरत अम्मा हवा को किसने पैदा किया? कौन सी, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट, बिल्कुल। अब ये दो बंदे जनाब जो अल्लाह ताला ने पैदा किए, सबसे पहला जो इंसान था वो पैगंबर था। सबसे पहली रिहाइश इनकी कहाँ पे थी? अच्छा ये बताएं, जो 7 आसमान है हमारे, मतलब ये बताएं जो जहाँ पे हम रहते हैं, इससे नीचे है या ऊपर है? ओके जनाब, ऊपर है। तो ये बताइएगा कि जन्नत जो है वो कौन से आसमान पे है? 7वें आसमान से भी ऊपर है, ठीक है। 7वें आसमान के बाद आती है। अच्छा चलो जी, ये बात होगी, दोज़ख कहाँ पर है? नहीं, दोज़ख जो है ना, ये ज़मीन जो है जब क़यामत आएगी ना, ज़मीन खत्म हो जाएगी, तो ये नीचे हमारी जो जितनी भी जगह होंगी ये सारी दोज़ख बनाएगी, ठीक है। बट आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा जी, वाली म्यूट में हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 3 बेटे, ठीक है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कौन से कितने बेटे थे? सबसे पहला बेटा उनका नाम था काबिल, दूसरे बेटे का नाम था हाबिल, और हजरत शीस अलैहिस्सलाम, हजरत शीस अलैहिस्सलाम, हजरत शीस अलैहिस्सलाम दूसरे पैगंबर। ये बताएं यहाँ पर कि अल्लाह ताला ने ये पैदा किया और उसके बाद अल्लाह ताला ने इंसानियत को मतलब है वो आबादी भी बढ़ानी थी, तो अल्लाह ताला किस तरह मतलब पैदा करता था? क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा से सुबह और शाम के टाइम जो है पैदाइश होती थी। किस तरह होती थी भला? सुबह के टाइम जनाब एक बेटा पैदा होगा और एक बेटी पैदा होगी। शाम के टाइम भी एक बेटा पैदा होगा और एक बेटी पैदा होगी। जो शाम के टाइम बेटा पैदा होगा वो सुबह वाले जो बेटी पैदा उससे शादी करेगा, जो सुबह वाला बेटा होगा वो शाम वाली बेटी से शादी करेगा, ठीक है। यहाँ पर जनाब क्या हुआ, और फिर उसके बाद उनसे मजीद इसी तरह मतलब है पॉपुलेशन बढ़ेगी, इसी तरह बढ़ाएगी, ठीक है। ये बताएं कि इन दोनों में से किसने किसको कत्ल किया, हबील ने या काबील ने? क्यों कत्ल किया? जी, हाँ जी, ठीक हो गया, लड़की का मसला था, बल्कि बहन का मसला था। अच्छा जी, कबील, कबील से आपने कातिल लिखा, कबील से कातिल, तो ये याद रखने के लिए कबील से कातिल। अब बात यह है कि जनाब जो हबील की बहन थी ना, हबील क्या कहता, हबील की जो बहन थी वो खूबसूरत थी, इसकी जो बहन थी वो इतनी खूबसूरत नहीं थी, ठीक है। अब
इसकी बहन की जो शादी होनी थी इसके साथ होनी थी, इसकी इसके साथ होनी थी, लेकिन ये कहता है जी मैं जो है नहीं, मैं मतलब है कि अपनी बहन नहीं दूंगा उसको, मैं खुद शादी करूंगा। इसने इसको क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। अब यहाँ पे जनाब हाबील ने, काबील ने हाबील को कत्ल किया, काबील ने हाबील को कत्ल। अब जनाब जब कत्ल हो जाता है तो उसके बाद जनाब एक गवाह आता है, और वो जनाब एक मतलब एक गवाह मतलब उसके सामने एक गवाह जो है मरता है, तो काफ़ी सारे गवाह इकट्ठे हो जाते हैं। वो क्या करता है, वो ज़मीन जो है वहाँ से ज़मीन की खुदाई करते हैं, और उस जो मरा हुआ गवाह होता है उसके अंदर टाल के ऊपर से मट्टी डाल देते हैं। तो वहाँ से पता चला कि भाई इंसान जो है जिसका मतलब एक मर गया है, हमने भी उसको मट्टी में दफना दिया। ठीक समझ आ गई बात की। हजरत शीस अलैहिस्सलाम दूसरे पैगंबर, हजरत शीस अलैहिस्सलाम के का बेटा, क्या नाम था भाई, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का बेटा हजरत नूह अलैहिस्सलाम। अच्छा जी, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। तो ये जनाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ये बताइएगा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भला क्या कहते हैं, आदम स्वानी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, अपना क्या नाम है आपका तमसील, आदम सानी, आदम सानी क्यों कहते हैं भाई। वेरी गुड जनाब। एक मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ नबी जो है नबियों को नबी कहते हैं, कुछ नबियों को रसूल भी कहते हैं। नबी और रसूल में क्या फ़र्क है, क्या नबी का ओहदा बड़ा है या रसूल का ओहदा बड़ा है। जी रसूल का ओहदा जो है बड़ा है, और नबी का ओहदा जो है वो थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पे जनाब जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं ना, पीछे तमाम जितने भी लोग पैदा हो चुके थे ना सारे खत्म हो गए, मर गए। उसके बाद दुनिया को बढ़ाया गया आगे से, इसलिए आदम सानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इसलिए कहा जाता है। नोट कर लिया सबने कि पूरी दुनिया पीछे खत्म हो गई, और उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मतलब लड़ी में से जनाब पूरी दुनिया को अ, आबाद किया गया, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम इसलिए आदम सानी हुआ। जी जी, मैं आपको बता दूं, मैं इसको ना पूरा करके फिर रिपीट करता हूँ आगे चलते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जी जी, हाँ टोटल, टोटल मैं याद कर रहा हूँ कि जो तादाद है वो 1,24,000। हाँ बिल्कुल, 1,24,000 पैगंबर आए हैं, उनमें से 313 रसूल हैं, बाकी सारे क्या हैं, नबी। तो ये आपको रसूलों की तादाद का पता होना चाहिए। आखिरी नबी जो थे वो रसूल थे या सिर्फ नबी थे, खातम नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी रसूल पाक हम अक्सर कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्चुअली जो रसूल होगा ना वो नबी से बढ़ के होगा, मतलब नबी तो ऑलरेडी है ही है, लेकिन वो उसे दर्जा बढ़ के होगा। अच्छा जी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कुना, उनका एक भाई याफ्स, साम, हाँ ठीक है। साम का बेटा, साम के फिर आगे दो बेटे होते हैं। एक का नाम होता है केरल। यार इनका कोड कैसे बनाए यार, कोड उस चीज का होता है जो चीजें इकट्ठी हो। 1,24,000 पैगंबर को कैसे मतलब
आपने ये इतना मतलब है, एक जो चार्ट बन रहा है ना, इतना याद करेंगे ना, और ये चीज़ आसानी से याद हो जाएगी, आप परेशान ना हो। अच्छा जी, उसके बाद है अरफिशार। अर अरफिश, ठीक है। एरम का बेटा होता है वो नबी होता है, ठीक है। उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम है हजरत सालेह। एरम और अरफिश, अरफिश, फे के शीन दे, अरफिश। अच्छा जी, इनका एक बेटा होता है, वो भी पैगंबर होते हैं, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का बेटा होता है, उसका नाम होता है फाद। इनका एक बेटा होता है, उसका नाम होता है आदर। फाल्ज, फाल्ज, जैसे फालिज नहीं आप लिखते हैं, फाल्ज, फाल्ज। आदर के आगे दो बेटे होते हैं, आदर के दो बेटे। एक का बेटा, एक बेटे का नाम होता है हराम। जी जी, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम का बेटा फाल्ज, फाल्ज का बेटा आदर, आदर के फिर दो बेटे हारान और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नजर आ रहा है ना सबको? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अच्छा जी, हारान का बेटा था, वो भी पैगंबर था, हजरत लूत अलैहिस्सलाम। हजरत लूत, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। वाली म्यूट करें। नंबर वन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बड़ा बेटे का क्या नाम था? एनीवन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे का नाम क्या था? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जवाब दो। हजरत, हजरत इस्माइल, और दूसरे बेटे का नाम था हजरत इसहाक। ठीक है जनाब, यहाँ पे स्क्रीन शॉट ले लें, मैं स्क्रीन शॉट ले लें, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ पहले। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मट्टी से पैदा किया, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की लेफ्ट पसली से हजरत अम्मा हवा को पैदा किया। दुनिया की आबादी को बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला ने सुबह और शाम जो है उनसे जोड़े पैदा किए। सुबह के शाम के एक बेटा पैदा होगा, एक बेटी, शाम को भी एक बेटा और एक बेटी। सुबह वाला, अच्छा वो जवान भी फौरन हो जाते थे, ठीक है। तो सुबह वाला जो बेटा होगा वो शाम वाली बेटी से शादी करेगा, शाम वाली भी बेटी होगी वो सुबह वाले बेटे से शादी करेगी। यहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जो बेटे होते हैं, देखे ना, वो पैदा होंगे, बड़े हो जाएंगे, फिर उनकी शादी, फिर उनकी शादी, फिर वो, इसका मतलब है जल्दी जल्दी बढ़ते गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा काबिल और हाबील, हाबील की बहन से काबिल शादी करना चाहता था, हाबील अपनी बहन से भी शादी करना चाहता था, लिहाजा काबिल ने जो है इनको कत्ल कर दिया, और इसलिए ये कत्ल हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा हजरत शीस अलैहिस्सलाम दूसरे पैगंबर, सेकंड प्रॉफिट हुए थे, सेकंड प्रॉफिट हजरत शीस अलैहिस्सलाम। हजरत शीस अलैहिस्सलाम का बेटा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का बेटा हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी इसलिए कहा जाता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर जितने भी लोग पैदा हो चुके थे सारे खत्म हो गए। उसके बाद दुनिया का आगाज, दुनिया की आबादी जो है वो यहाँ से शुरू होगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कुनान, जाफ, साम और हाम। साम का बेटा इरम, इरम का बेटा हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। साम का बेटा अरफशिस, इनका बेटा हजरत हूद अलैहिस्सलाम। इनका बेटा हजरत हूद अलैहिस्सलाम का बेटा फाल्ज, फाल्ज का बेटा आदर, आदर का बेटा हरान और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हरान का बेटा हजरत लूत अलैहिस्सलाम।
तो जिनके साथ मैंने हजरत लिखा है, अलैहिस्सलाम लिखा है, वो पैगंबर थे। जिनके साथ नहीं लिखा वो पैगंबर नहीं थे। जी स्क्रीन शॉट लें, स्क्रीन शॉट लें जनाब, ले लिए, ले लिए। चलें जी आगे चलते हैं जनाब हमारे सामने कि इसके बाद आगे मतलब है आपने ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यहाँ से याद रखना। 1,24,000 पैगंबर, उसकी पूरी तो हम नहीं बना सकते, लेकिन जो हमें ये बताएं कुरान पाक में कितने, कुरान पाक में कितने पैगंबरों का जिक्र जी जी 26। जी शबाना वालीम म्यूट करें, आपकी पूरी फैमिली की आवाज़ आ रही है बीच में। आपका वालीम पता नहीं क्यों मतलब वो ऑन नहीं ऑन रहता है हर वक्त। अच्छा जी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे पहुंच चुके हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहले हम लिखेंगे हज़रत इसहाक। हज़रत इसहाक, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम भी पैगंबर हैं। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम तब पैदा हुए जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 86 वर्ष की उम्र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र थी जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं सबसे बड़े हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो हैं उनकी वालदा का नाम हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत इसहाक की वालदा का नाम क्या है? एनी, वेरी गुड। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला जो है हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 100 वर्ष उम्र थी तब हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हु इज द यंगर सन ऑफ हज़रत प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम? एनीवन? जी, यंगर कहते हैं छोटे को। नहीं नहीं, यंगर का मतलब होता है सबसे छोटा। तो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। अगर वो कहे एल्डर, एल्डर का मतलब होता है सबसे बड़ा। ठीक हो? हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के दो बेटे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। और इधर आप देखें अल ऐस, अल ऐस का बेटा होता है, वो पैगंबर होता है, उनका नाम है हज़रत अय्यूब। हज़रत अय्यूब, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का बेटा होता है, वो भी पैगंबर होता है, उनका नाम होता है हज़रत जुल्किफल। ये जनाब हज़रत इस ऐस के बारे में। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के आगे लिखते हैं हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के 4 बेटे होते हैं। हज़रत नहीं पैगंबर ही थे, पैगंबर ही थे। अच्छा अच्छा, देखिए हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के जो 4 बेटे हैं, एक का नाम होता है अल्लाह, दूसरे का नाम होता है बिन्यामीन। बिन्यामीन के साथ लिखेंगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। और एक बेटा था उनका नाम था यूसुफ। ये क्या करें?
जी वो मैं बताता हूँ कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे ना, वो टोटल थे 11, ठीक है? और उनमें से 11 जो थे ना, 11 जो थे ना, वो जनाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के क्या कहते हैं उसको, सगे भाई नहीं थे। यानी इनकी वो उनकी वालदा कोई और थी। लेकिन जो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, उसके ये 3 भाई थे। ठीक है मुनादी? यानी वो जो 11 थे ना, वो मतलब है जिसे हम वो कहते हैं ना कि सुतीले, वो सुतीले थे सारे। तो नहीं, नहीं, ये आगे हम पढ़ते हैं ना, ये सारे मतलब जो जितने भी यहूदी हैं ना, ये सारे उसी में से हैं, ठीक है? जितने भी ये हैं, ये जितने हम पढ़ते रहते हैं अक्सर, यहूदी जितने भी हैं वो हज़रत जो जी, बेन्यामीन, बेन्यामीन, ठीक हो गया? अच्छा जी, लावी जो है ना, इसका एक बेटा होता है, उसका नाम होता है फहाद। फहाद के आगे 2 बेटे थे और दोनों पैगंबर, ठीक है? दोनों बैक बैक पैगंबर और दोनों भाई। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ठीक है? कुरान पाक में सबसे ज्यादा 136 बार, 132 बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सबसे प्यारे नबी, ठीक है? यानी सबसे ज्यादा लाडले जिसे कह सकते हैं। अच्छा जी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का मजीद आगे एक बेटा होता है, उनका नाम होता है अल अलियाज़र। इनका एक बेटा होता है, वो पैगंबर होता है, हजरत अलियास, ठीक है? इसके बाद बेन्यामीन जो बना, बेन्यामीन का एक बेटा होता है, वो पैगंबर, मशहूर और मरूफ हजरत यूनुस। हाँ जी, हजरत यूनुस से क्या चीज याद आ गई आप लोगों को? एनीवन? जी, हाँ जी बिल्कुल। हजरत यहूदा का बेटा होता है, वो पैगंबर होता है, उसका नाम होता है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। मछली के पेट में कितना फर है? 42। अच्छा जी, इनका बेटा होता है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का बेटा होता है हजरत हजरत सलमान अलैहिस्सलाम। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम, हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के मजीद 2 बेटे होते हैं। एक का नाम होता है राहीम, दूसरे का नाम होता है रिहाम, ठीक है? रहीम के दो सॉरी, रिहाम का बेटा होता है, वो पैगंबर होता है, हजरत इमरान अलैहिस्सलाम। हजरत इमरान की बेटी पैदा होती है, उनका नाम होता है हजरत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा। हजरत मरियम का बेटा पैदा होता है बगैर वालिद के, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक हो गया जनाब? अच्छा जी, इसके बाद अगर हम रहीम पे आए, तो उनका एक बेटा, हाँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की 32 साल उम्र बनती है, ठीक है? सबसे कम उम्र, कम उम्र जो हमारे यंगेस्ट प्रॉफिट्स हैं, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, ठीक है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि मुझे जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जो है, मतलब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने
उम्मती बन कर आना है, ठीक है। तो ये जो मतलब वो पता नहीं क्या होता है, जो क्रिश्चियन लोग हैं, तो वो तो आपको पता है कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला का बेटा समझते हैं। और कुरान पाक में वाज़ह एक सूरत है, सूरह जो कुल वाला हद है, अल्लाह सुब्हानहू लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यानी अल्लाह ताला ना किसी का बाप है, ना बेटा है, ना उसके कोई औलाद है, ना ही वो किसी की औलाद में से है, ठीक है। वो पूरी एक सूरत है। तो आप उसको मतलब चेक भी कर, तर्जमा भी देख। तो रहीम जो होता है ना, इनका एक बेटा होता है, ये मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। इनका एक बेटा होता है, उनका नाम है हजरत जकरिया रजी अल्लाह, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, ये भी पैगंबर है। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का बेटा है हजरत याहया, हजरत याहया, ठीक हो गया जनाब। अब रह गए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दो बेटे होते हैं। नंबर वन अल यसे और नून। नून का जो बेटा होता है उसका नाम होता है योशे। मेरे ख्याल में ये पैगंबर है, ये पैगंबर है, हजरत योशे अलैहिस्सलाम कहते हैं, और ये पैगंबर, ठीक हो गया जनाब। तो ये एक्चुअली हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम थे, जितने भी पैगंबर उनकी इस लड़ी में से पैदा हुए, तो ये हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हजरत इस्माइल के बारे में। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इसहाक में से है या हजरत इस्माइल में से है? जी जी, बनी इस्माइल, जिसे हम बनी इस्माइल का नाम देते हैं, तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, ठीक हो गया। स्क्रीन चार्ट लें, हम हजरत इस्लामियात को प्रॉपर तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब हम हजरत इब्राहिम सॉरी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को शुरू करेंगे, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को शुरू करते हुए हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आएंगे, ठीक है। लिखे जनाब, ले लिया। जी जनाब, जितने भी न्यू स्टूडेंट मौजूद है, वो मोस्टली इस क्लास में न्यू स्टूडेंट मौजूद है, 70%। जनाब, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी किस्म का? कोई अगर मतलब लेक्चर समझने में, टेस्ट में कोई होता है ना, बाल का लोग समझते हैं पता नहीं यार अकेडमी कैसी होगी, पता नहीं क्या चीज़ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एनी नहीं है? प्रॉफिट हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम टू प्रॉफिट हजरत मोहम्मद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। हेडिंग डालेंगे जनाब जजीरा नुमा, जजीरा नुमा। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर कोई बंदा सही मानों में ना इसकी तो समझे ना, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आप पाक स्टडी, इंडो पाक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो बड़े मज़ा आता है पढ़ने में। स्टोरी होती है, स्टोरी में आपको पता है कि जो स्टोरी ज़्यादा अच्छी होती है वो फिल्म अच्छी लगती है। तो इसी तरह जो हमारा सब्जेक्ट है ना जी, इंडो पाक हिस्ट्री है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस्लामिक स्टडी में बड़ी बहुत ज़्यादा दिलचस्प और बड़ी अच्छी स्टोरी है, आपको बड़ी मतलब पसंद आती है कि किस तरह मतलब है कि दुनिया बनाई गई, किस तरह जनाब इस्लाम फैला। ये बड़े बड़े वाक़यात हैं, और इंसान सुन के अपनी लाइफ में बड़ी तब्दीली लेकर आता है। जजीरा नुमा, ठीक है। इसको हम भला क्या कहते हैं? अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला किसे कहते हैं? पेनिनसुला जनाब ये हमारे सामने
याद रखो कि पेनिनसुला का मतलब ये होता है ये एक जगह है, इस साइड पे जनाब, इस साइड पे जनाब मतलब वाटर है, इस साइड पे भी वाटर है, इस साइड पे, लेकिन इस साइड पे क्या है, लैंड। ठीक हो गया, ये लैंड है हमारी, लैंड के इस साइड पे पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी, इस साइड पे निकाल। A piece of land surrounded by water three side is called peninsula. दोबारा सुन लें, a piece of land surrounded by water three side is called peninsula. इसके बाद एक होता है island. आइलैंड क्या होता है जनाब? आइलैंड जनाब ये हमारे पास जमीन, ये हमारे पास जमीन है, ठीक है, इधर भी जाए तो वाटर है, समंदर है, इधर भी जाए तो वाटर है, इधर भी जाए तो वाटर है, इधर भी जाए तो वाटर है। अच्छा जी, अब लेकिन जो हमारा कॉन्टिनेंट होता है, जो मैंने आपको कॉन्टिनेंट पढ़ाया था, वो भी तो वाटर होता है चारों तरफ, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि ये थोड़ा सा यानी कि पीस ऑफ लैंड जो होगा ये कम होगा, वो बड़ा होगा। ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा जिसको चारों तरफ से पानी ने घेरा हुआ हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको आइलैंड कहते हैं। ए बॉडी ऑफ लैंड, ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, ऑल साइड इज कॉल्ड आइलैंड। ए लार्ज पीस ऑफ लैंड, a large body of piece of land surrounded by water all side is called continent। ठीक है, तो दोनों में फर्क आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है, ठीक है। अक्सर इस पेपर में सवाल आता है बर्थ ऑफ इस्लाम कहाँ पर, लेकिन बर्थ ऑफ इस्लाम, बर्थ ऑफ इस्लाम, बर्थ, बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम, बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम इज अरेबियन पेनिनसुला इन मक्का। इन मक्का का पुराना नाम क्या है जनाब? यसरब। मक्का का पुराना नाम क्या है? यसरब। यसरब भी कहते हैं, बाका भी कहते हैं, BAKK, बाका भी कहते हैं, ठीक है जी। हाँ यसरब, हाँ यार ठीक है, यसरब मदीना, इसका है बाका, BAKA, ठीक है। जी जनाब, इसका स्क्रीन शॉट ले लें, इसका स्क्रीन शॉट लें, मैं थोड़ा सा एक छोटा नक्शा बना दूँ फिर आपको समझा। हमारा लेक्चर 1 घंटा 14 मिनट हो गए, अभी हमारा 1 घंटा 25 मिनट में जा खत्म हो जाएगा, 10 मिनट में ही चलेंगे। ले ले स्क्रीन शॉट। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट ख़ातमुन नबीय्यीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? मक्का में पैदा हुए या मदीना में पैदा हुए? जी मक्का में पैदा हुए। हमने लिखा है अरेबियन पेनिनसुला, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो मैंने ऊपर एडेड डाली थी ना, प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम से टू प्रॉफिट पीस बी अपॉन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हम पूरा पढ़ते जाएंगे मुकम्मल एंड तक। देखिए जी, हमारे सामने जो मतलब एक नक्शा मौजूद है, वो आपने एक बात को याद रखना है ताकि आपको पेपर के लिहाज से भी, और जब सऊदी अरब में जाते हैं वो भी आपको याद रहना चाहिए। वैसे हर बंदे की विश होती है। देखिए जी, अगर आप पाकिस्तान से निकलें बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से ईरान जाएँ, ईरान से इराक जाएँ, इराक से शाम जाएँ, शाम से सऊदी अरब, पैदल भी जा सकते हैं लोग। पैदल हमारे ये खाने वाला साइड है ना, तकरीबन 1 महीना पहले जनाब लोग यहाँ से 3 नौजवान इकट्ठे पैदल गए आज उम्र करने के लिए, 9 महीने बाद वो पहुँच जाएंगे पैदल।
अच्छा जी। इसी तरह आप हार्ड भी पैदल करने के जा सकते हैं। और पहले ज़माने में जब कुछ भी नहीं होता था, ना गाड़ियाँ कुछ, मतलब कुछ भी नहीं होता था, लोग पुराने ज़माने में जो है तकरीबन अगर आप हम 5-6 नस्ल पीछे चले जाएँ तो लोग जनाब पैदल जाते थे हज करने के लिए। ठीक है? असल बात तो ये है कि जो बुलाने वाला है वो जिसकी किस्मत जिसको बुला ले बुला ले, ठीक है? वरना बड़े-बड़े अमीर लोग आपने देखे होंगे, बड़े नियत भी करते होंगे फिर भी अल्लाह ताला नहीं बुलाता। खैर, और मेरी ये विश है कि जनाब मैं भी इंशाल्लाह ताला जो है ना मतलब बरास्ता ईरान, इराक, शाम से सऊदी अरब जाऊँगा। खैर, अब ये आप कैसे जाएँगे ये नक्शा बनाना है। मैं कहने का मतलब ये था भाई नक्शा कैसे होगा? देखिए जी हमारा जो प्यारा पाकिस्तान है ना, जो कि छोड़ा नहीं है जनाब ऐसे, ठीक है? अच्छा, ये हमारे पास जनाब पाकिस्तान, ठीक है? केपी के, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध। इस साइड पे बताएं जनाब, ये साउथ साइड है, ये नॉर्थ साइड है, ये ईस्ट साइड है, और ये हमारी वेस्ट साइड। इस साइड पे कौन सा समंदर लगता है? एनीवन, क्या कहते हैं इसको बला? अरेबियन सी को उर्दू में क्या कहते हैं? बहरे अरब। अच्छा जी, ये जनाब अगर देखें यहाँ पे तो ये हमारे पास नजर है अफगानिस्तान। और इसी तरह हम ये वाला मुल्क देखें तो ये आ जाता है ईरान। ठीक है, जब मेरे लक्ष्य मुझे याद नहीं होता था ना, मैं पता क्या समझता था, मैं समझता था ये समंदर वो क्रॉस करेंगे और इस साइड पे जनाब ईरान आता है। जब मुझे ये नक्शे बिल्कुल याद नहीं होते थे, पता नहीं होता था। उसके बाद क्या है कि ईरान को आप क्रॉस करते हुए यहाँ पे एक मुल्क आएगा, इसको हम कहते हैं इराक। इराक के बाद यहाँ पे एक मुल्क आएगा जिसको हम कहते हैं सीरिया। ठीक है? अब दरमियान में सीरिया से जनाब ये वाला जो मुल्क है ना, ये जनाब सऊदी अरब, सऊदी अरब। ठीक है? अच्छा जी, ये दरमियान में जो जगह है ना, इसको हम कहते हैं अरेबियन सी। अरेबियन सी, लेकिन ये वाला आ रहा है। उसके बाद जनाब आप जो है इस साइड पे अगर जाते हैं, ये वाला जो मुल्क आ जाता है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं ओमान। ये वाला जो मुल्क है ना, इसको हम कहते हैं यमन। इस साइड पे समंदर है, इस समंदर को हम कहते हैं रेड सी। क्या कहते हैं? रेड सी कहते हैं। और हमारे सामने जनाब इस साइड पे एक कॉन्टिनेंट आ जाता है जिसका नाम है अफ्रीका। अफ्रीका का पहला मुल्क जो लगता है उसको हम कहते हैं मिस्र। ठीक है? अच्छा जी, तो हमारे सामने अगर हम फलस्तीन की बात करें तो फलस्तीन की साइड का इधर। और हम जो दुबई बड़ा ख्वाब छाप देखते रहते हैं, दुबई जनाब यहाँ पर है, इस जगह। मस्कत जनाब यहाँ पर है, ओमान मस्कत। ठीक है, यूएई यहाँ पर है। एक और मुल्क है कुवैत, कुवैत जनाब यहाँ पर है। ठीक है? तो ये जनाब मुल्क मैंने आपको बताया इसलिए। अब देखें, पाकिस्तान से निकले ईरान, ईरान ईरान के बाद इराक, इराक के बाद शाम, शाम के बाद सऊदी अरब आ सकते हैं यहाँ से। सऊदी अरब को पेनिनसुला क्यों कहते हैं? देखें, यहाँ भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, तो पेनिनसुला ना बन गया। ये जनाब समझ आ गई बात की नहीं है? एक और बात बताएं कि ये जो पानी है और ये जो पानी है, ये कौन से ओशन का पानी है? इंडियन ओशन। दुनिया का वैध मुल्क जिसका परमानेंट कोई अपना रिवर नहीं है, कौन सा मुल्क है? सऊदी अरब। सऊदी अरब का कोई दरिया नहीं है जनाब। सऊदी अरब में जनाब वाला पानी भी नहीं निकलता जमीन से। जमीन के अंदर नीचे जाए तो वहां तो सारा पानी तेल है। नहीं नहीं, ये इंडियन ओशन आ रहा है याद देखो ना, वो आप नक्शा दोबारा दोबारा देखिएगा। ठीक है? नक्शा देखोगे तो ये सारा एशिया को वही तो कवर कर रहा है। ठीक है? जी क्लियर होगी बात जनाब? जी जनाब, आपको समझ आ गई बात की नहीं आई? अच्छा जी,
ये जनाब आपको नक्शा मैंने समझाना था, नक्शा जिस तरह आपने समझा, आगे थोड़ा सा लिखें। मक्का में सबसे पहले हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अब। हाँ जी, ये क्यों बात में तो बता सकते हैं रीजन? जी अच्छा चले, अल्लाह ताला का हुक्म था, तो ये बताएं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का छोड़ के आए थे, उससे पहले वो कहाँ रह रहे थे, किस जगह रहते थे वो? फलस्तीन, वेरी गुड। फलस्तीन में रहते थे उस वक्त, ठीक है, ऊपर यानी कि साइड में फलस्तीन रहते थे। अच्छा जी, आगे लिखें। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अबुल अरब, अबुल अरब कहते हैं। क्यों कहते हैं अबुल अरब? क्योंकि जनाब अरब के जितने भी लोग अब पैदा हुए हैं हजरत इब्राहीम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पैदा हुए, ठीक है, इसलिए अबुल अरब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, क्योंकि अरब मक्का हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद है, ठीक है। इसी तरह उम्मुल अरब, उम्मुल अरब हजरत हाजरा हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला को कहते हैं, क्योंकि क्योंकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा थी, ठीक है, क्योंकि उनकी औलाद से आगे बढ़े हैं ना वो, ठीक है। अच्छा जी, आगे लिखें। बी ए डबल एन, बी एन बनु, बनु जे यू आर एच यू एन, बनु जुरहम राइम, राइम इन विच प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम गॉड मैरिड। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जिस कबीले में शादी हुई थी ना, उसको कहते थे बनु जुरहम। तो यहाँ पे जनाब हमने स्टॉप करना है, अगला लेक्चर हमारा यहीं से शुरू होगा कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी के बाद उनका बेटा पैदा हुआ, उसका नाम था अदनान। अदनान को अदनान अरब भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि बेटे की वजह से अदनान अरब कहते हैं। अदनान का बेटा होता है फहर बिन मालिक, और इनका जो कबीला था वो कुरैश था। फहर बिन मालिक का बेटा पैदा होता है जिसका नाम था क़ाब, ठीक हो गया। तो काब का बेटा होता है अदी, अदी का बेटा होता है हजरत उमर अलैहिस्सलाम। फिर हम इस तरह चलते चलते हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे। स्क्रीन शॉट लें। एनी क्वेश्चन नाउ फ्रॉम यू? हाँ जी, एनी क्वेश्चन जनाब, आपकी तरफ से कोई सवाल? अब सबसे पहला कत्ल था, सबसे पहला कत्ल था। जी 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 बिल्कुल, सबसे पहले कत्ल होने वाले शख्स जो थे ना, वो क्या क्या नाम था? हबील नाम था।
नहीं नहीं, वो मैं बता रहा हूँ था कि जब ये फौत हो गया तो वो देखता है कि यार ये तो फौत हो गई, मर गया है। तो उसके सामने एक कौवा आके बैठता है। तो कौवा क्या करता है, एक मुर्दा कौवे को जनाब वहाँ मट्टी की खुदाई करता है और वहाँ पे उसको कौवे को डाल के ऊपर से मट्टी डाल देता है। तो फिर उसको देख के ये भी मतलब है दफना देता है। जी, सारा खुदा की तरफ से हो रहा है। आप जो सांस आप तो कोई भी चीज दुनिया की, एक जो कख है थोड़ा सा, वो भी नहीं हिल सकता जो खुदा के हुक्म के बगैर। एनी क्वेश्चन? चलिए ठीक है जनाब, हमारी मुलाकात जो है कल, हमारा लेक्चर नहीं होगा, कल की बजाय परसों होगा शाम को। अगर कल मैं ले लिया लेक्चर तो मैं बता दूंगा आपको पहले, ठीक है? क्योंकि कल मेरा एक पेपर है एमफिल का, तो कल भी है, परसों सुबह को भी है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं मसरूफ हूँ। तो अगर मैं कल ना पढ़ाया आपको तो मैं परसों से पढ़ाऊंगा क्लास। परसों इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे पीपीएससी के जो मॉडल पेपर है ना, इनको डिटेल से कैसे पढ़ा जाता है उसके बारे में। ठीक हो गया? बाकी मैं देख रहा हूँ जनाब के लोग जो है टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट बहुत कम कर रहे हैं, तो मैं जनाब तमाम कामों से फ्री हो गया हूँ। तो मंडे वाले दिन से फिर जो बंदा टेस्ट नहीं देगा वो फिर जाएगा ग्रुप पे। चलें जी जनाब, हमारी मुलाकात कल होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।